Hello and welcome friends. Now today we are standing on a very important day क्योंकि आज से 30 दिन बचे हैं मेंस 2025 शुरू होने में। तो 22 अगस्त को जो है मेंस 2025 का ऐसे पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। आज एग्जैक्ट 30 डेज बचे हैं। सो इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया होगा मेंस के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। व्हाट वुड वी हैव डन। अभी तक जब से प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है लोग मेंस के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो अभी तक हमने क्या चीज़ें कवर कर ली होंगी। एक चेकलिस्ट भी देखेंगे हम आज कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर कर लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ गुड परफॉर्मेंस इन द मेंस एग्ज़ाम। ऑल्सो उसके बाद हम देखेंगे कि अगले 30 दिनों की क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी है, अगले 30 दिन हमें किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं ऑप्शनल एसए और जीएस के लिए, सो दैट हमारा कोई भी पेपर ख़राब ना हो और हम मेंस को क्लियर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाएँ। देन फाइनली आई विल टेल यू कि मैंने क्या किया होता अगर मैं इस बार मेंस में अपीयर हो रहा होता। सो व्हाट वुड हैव बीन माय स्ट्रैटेजी इन लास्ट 30 डेज दैट आर रिमेनिंग। मैंने 2 बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर किया है जैसा आप सबको पता है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि आखिरी 30 दिन में अपने आप को मैनेज करना और अपने आप को संभाले रखना और पढ़ाई का मोमेंटम बनाए रखना बहुत ज़रूरी काम होता है। और ये सबसे क्रूशियल डेज़ हैं जब बहुत सारे लोग गिव अप करना शुरू करते हैं, जब बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करके अपने आप को एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हैं। और यही वो दिन है जब आप अपना स्पॉट सिक्योर कर सकते हैं इंटरव्यू देने वालों की लिस्ट में और इवेंचुअली फाइनल लिस्ट में भी। सो इन दिस वीडियो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल लुक एट इज हमने अभी तक क्या कर लिया होगा। व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। जब से हमने तैयारी शुरू करी है तब से लेकर अब तक का टाइम जो है हमने पढ़ाई की है, और उस पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं हमने लगभग 100 या 100 से अधिक टॉपर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोस, सेमिनार्स, सेशंस देख चुके हैं। सो अब तक हम लोगों ने ओवर 100 स्ट्रैटेजी वीडियोस देख ली हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियोस। बट इन सब स्ट्रैटेजी वीडियोस में से सबसे यूज़फुल वीडियो वो है जो आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करे। तो जो 30 दिन हैं आखिरी के, वो आप किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं कर सकते, बट यू विल हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। हमें अपनी स्ट्रैटेजी अपने आप बनानी पड़ती है सूटिंग टू आवर नीड्स एंड आवर रिक्वायरमेंट्स। सो अभी तक हमने जब से तैयारी शुरू करी है 100 या 100 से अधिक भी वीडियोस हम लोग देख चुके हैं, बट उसमें से काम कितना आया है हमें, वो एक सवालिया निशान हमेशा बना रहेगा। इसके साथ ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो लोग मेंस लिख रहे हैं उन्होंने इस समय तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए होंगे ये होंगे ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों के आपने सॉल्व कर लिए होंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। और अगर आपने नहीं किए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लीज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, हो सके तो लिख के देखिए ज़रूर मेंस में जाने से पहले, और एटलीस्ट 5 साल के, और एट बेस्ट तो 2013 से लेकर 2024 तक हर एक ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अपने नज़रों में से निकाल लेने हैं, आपको उनकी पढ़ाई कर लेनी है, उसके बाद ही आपको मेंस देने के लिए जाना है। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, किसी ने टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से किए होंगे, किसी ने क्लासरूम असाइनमेंट्स के माध्यम से किए होंगे, किसी ने डेली आंसर राइटिंग वाले कोर्सेज में एनरोल होकर किए होंगे। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग जो मेंस में अपीयर होंगे इस बार, उन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हो जाने चाहिए अब तक, क्योंकि अदरवाइज यू आर इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन इफ़ यू वांट टू क्लियर दिस एग्ज़ाम विदाउट solving the previous year questions. So previous year questions is the essential prerequisite to clear this exam and to get a good rank and to get your desired service. So ये एक हमारा assumption है कि आप सब लोगों ने इस दौरान आते आते ये दोनों चीज़ें कर ली होंगी। और एक चीज़ हम लोगों ने सब ने कर ली होगी, हमने लगभग 10 या 15 टेस्ट लिख लिए होंगे, whether it be sectional tests or whether it be full length tests.
सो किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल होके आपने 10 से 15 टेस्ट लिख लिए होंगे। कहीं ना कहीं मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी सब लोग मेंस दे रहे हैं तो 10-15 टेस्ट आप सब लोग लिख चुके। अब इन 10-15 टेस्ट को लिखने के बाद जो हमें परेशानियाँ फेस हो रही हैं वो ये हो रही होंगी अमूमन तौर पर कि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, कि कोई क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन ही समझ में नहीं आ रही, या हो सकता है ऑप्शनल के कुछ टॉपिक्स इनकम्प्लीट रह गए तो वो क्वेश्चन छूट रहे होंगे, या ऑप्शनल में जो 3 क्वेश्चंस का जो एक ग्रुप आता है उस ग्रुपिंग में से हमें एक क्वेश्चन नहीं आ रहा करने के लिए, अटेम्प्ट अच्छा करने के लिए, तो हम उस ग्रुप को चूज़ नहीं कर पा रहे। पर हम देखते हैं कि पूरे के पूरे पेपर में ही हर एक ग्रुप में एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमारा वीक टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात कि हमने कभी भी आज तक 4 टेस्ट एक साथ नहीं लिखे होंगे, तो उस वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा इवन आफ्टर राइटिंग 10 to 15 टेस्ट। जैसे यूपीएससी अपना पेपर लेता है, सैटरडे को 2 पेपर लेगा आपका GS1 और GS2, और संडे को GS3 एंड GS4। सो विद इन ए स्पैन ऑफ 2 days दे आर टेकिंग 4 टेस्ट्स, और वो हमने अभी तक लिखे नहीं हैं। बेशक हमने 10-15 टेस्ट लिख लिए होंगे, पर हमने उस एग्ज़ाम टेम्परामेंट के लिए 2 दिनों में 4 टेस्ट अभी तक नहीं लिखे, और फुल लेंथ तो बहुत कम लोगों ने ही लिखे होंगे। इन 10-15 टेस्ट में से भी काफ़ी टेस्ट ये सेक्शनल होंगे या हाफ फुल लेंथ टेस्ट होंगे, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट जो है 20 क्वेश्चन वाले वो बहुत लोगों ने नहीं लिखे होंगे, और उसकी वजह से आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा होगा आपको अपना एग्ज़ाम लिखने में, अपना ऑप्शनल का पेपर लिखने में, और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगी दिमाग में इवन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस व्हाई आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। और इसके अलावा हम सब लोग एक चीज़ और कर रहे होंगे, वो है जो अब ओपन टेस्ट्स वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट कंडक्ट करा रहे हैं, उसमें आप लोग कहीं ना कहीं एनरोल होने की सोच रहे होंगे। विद इवैल्यूएशन और विदाउट इवैल्यूएशन वो आपकी अपनी अलग अलग पर्सनल चॉइसेस हो सकती है, बट जो भी लोग मेंस में अपीयर हो रहे होंगे ऑल ऑफ देम वुड बी ट्राइंग टू अपीयर इन सम ओपन टेस्ट बाय डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। इट इज़ हैपनिंग बाय डिफरेंट नेम्स। सो अब सब लोगों ने इतना कर लिया होगा। अगर हमने इतना भी नहीं करा है तो हमें एक बार अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैंने पिछले 2 महीने जब से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है 25 मई से, वो मैंने वेस्ट तो नहीं कर दिए। क्या मैंने 25 मई से लेकर 22 जुलाई तक के समय का सही सदुपयोग किया है? ये सवाल हमें अपने आप से करने की ज़रूरत है, अगर आपने ये भी नहीं किया है तो। और अब देखते हैं कि क्या क्या हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। क्या एक चेकलिस्ट है जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आपकी कंप्लीट नहीं है देन यू आर अगेन इन अ सीरियस प्रॉब्लम। सो एक चेकलिस्ट मैं आपके लिए बना देता हूँ। आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस इस चेकलिस्ट के माध्यम से इवैल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए चेकलिस्ट में वो है आपका ऑप्शनल का सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑप्शनल कंप्लीट नहीं करते हैं। सो ऑप्शनल सिलेबस शुड बी कंप्लीट। ऑप्शनल का सिलेबस एंड अलोंग विद ऑप्शनल की आंसर राइटिंग, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि सिर्फ ऑप्शनल ही होता है जो आपकी रैंक नीचे कर देता है या ऊपर कर देता है। सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू गिव एडिक्वेट अटेंशन टू द ऑप्शनल। स्पेशली जो लोग पहली या दूसरी बार मेंस दे रहे होंगे उनका ऑप्शनल खास तौर पर अनप्रिपेयर्ड देखा है मैंने। जितने भी लोगों से बात करी है, जितने भी आंसर कॉपीज़ इवैल्यूएट करी हैं पिछले 1-1.5-2 महीने में, काफ़ी लोगों का ऑप्शनल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ये एक चैलेंज है। अगर आपका ये कंप्लीट है देन यू आर इन अ गुड पोजीशन देन योर कॉम्पिटिटर्स। बट ये आपका ज़रूर पूरा होना चाहिए, चाहे आप कोई क्रैश कोर्स के ज़रिए उसको पूरा कीजिए या आप अपने नोट्स में से शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको पूरा कीजिए। कुछ भी तरीके से आपको ऑप्शनल को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बिना अच्छे मार्क्स के ऑप्शनल के अंदर अच्छी रैंक लाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हमें ऑप्शनल को इग्नोर नहीं करना। ये आपको अपनी चेकलिस्ट में अपने प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखना है अब अगले 30 दिनों में कि मुझे ऑप्शनल कंप्लीट करना है।
as soon as possible, as fast as possible and as comprehensively as possible, और उसकी आंसर राइटिंग भी करनी है। दूसरी चीज़ जो एक चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास, कंप्लीट होनी चाहिए, वो है आपका एस्से। एस्से का आपने मटेरियल कहीं ना कहीं से लिया हुआ होना चाहिए, कोई कंपाइलेशन हो, आपका खुद का मटेरियल हो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑन द इंटरनेट, और आपने एस्से राइटिंग भी करी हुई होनी चाहिए। एंड एस्से राइटिंग यू शुड हैव डन। You should not wait for going into the exam hall to write the first essay of your life. तो हमें एग्ज़ाम हॉल में जाने का वेट नहीं करना है एस्से लिखने के लिए, पहले ही एस्से लिख लीजिए। अभी तक भी नहीं लिखे हैं तो अब भी मौका है, 1 महीने में एस्से लिखा जा सकता है और इवैल्यूएट कराकर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और जिन्होंने एस्से राइटिंग की है और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप एस्से मेंटर से टाइम लेकर मिल सकते हैं और अपना पर्सनलाइज्ड एस्से चेक भी करवा सकते हैं। सो एस्से राइटिंग और आपका एक एस्से का पर्सनल मटेरियल होना चाहिए, जो हम लोग आखिरी दिन रिवाइज करते हैं। वो मटेरियल आपका तैयार होना चाहिए कि मैं कैसे मैक्रो डायमेंशंस बनाऊंगा एस्से के अंदर, कैसे माइक्रो डायमेंशंस बनाऊंगा, व्हाट इज़ माय स्ट्रेटजी टू कंक्लूड माय एस्से इन अ डिफरेंट मैनर, व्हाट ऑल स्ट्रेटजीज वुड आई यूज टू राइट द एनेक्डोट्स इन द इंट्रोडक्शन। वो सारी चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, और आपने एस्से भी लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि यदि हम एग्ज़ाम हॉल में जाके ही पहले एस्से लिखेंगे तो उसके कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड होगा और उसमें जो आपकी गलतियां हैं, अगर वो आपने कहीं से चेक नहीं करवाया तो वो गलतियां वो सीधा एग्जामिनर के सामने चली जाएंगी। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट एस्सेज and get them evaluated beforehand before going into the mains exam hall. तो इसलिए एस्से को हमें इग्नोर नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है GS 1 2 3 की तैयारी करते करते हम एस्से को कंप्लीट करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज इन द चेकलिस्ट कि आपने फुल लेंथ टेस्ट लिखे हों, फुल लेंथ टेस्ट ऑफ GS 1 2 3 एंड 4, चारों GS पेपर के फुल लेंथ टेस्ट लिखना आपके लिए ज़रूरी है। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है पूरे 20 क्वेश्चन हो और आपने एक ही बार लिखे हों उन्हें बैठकर, रादर देन कुछ लोग कैसा करते हैं कि 1 घंटे में 10 मार्कर्स लिखेंगे, फिर अगले 2 घंटे में 15 मार्कर्स लिखेंगे, और 1 घंटे और 2 घंटे के बीच में वो एक ब्रेक ले लेते हैं 2-3 घंटे का। वो कहते हैं कि हमें खाना खाना था या रिवाइज करना था कोई टॉपिक, तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। आपने फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। फुल लेंथ टेस्ट 3 घंटे के एक ही स्लॉट में अटेम्प्ट करने हैं आपने, 9 से 12 या 2:30 से 5:30, 2:30 से 5:30 तक भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही टाइम है जिसमें UPSC आपसे पेपर लेगा। तो इट इज़ नाउ ऑनवर्ड्स, 22 जुलाई के बाद आप जो भी टेस्ट लिखें, वो मेरा आपको पर्सनल सुझाव ये है कि आपको उसी टाइमिंग में टेस्ट लिखना चाहिए जो टाइमिंग UPSC ने अपने टाइम टेबल में मेंशन करी हुई है, बिकॉज इट विल ensure that your biological clock is set in a certain manner, your mind gets activated in the correct timings so as to come up with new points, come up with innovative conclusions and to perform the best. So अब ज़रूरी है हमें एग्ज़ाम टेम्परामेंट बनाना, और हमें ना सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लिखने हैं GS के, बट वी हैव टू एंश्योर दैट these tests are written in the UPSC फॉर्मेट। एंड UPSC फॉर्मेट से हमारा मतलब क्या है? UPSC फॉर्मेट से हमारा मतलब है कि फ्राइडे सैटरडे संडे। UPSC फॉर्मेट इज फ्राइडे को हम लोग एस्से का पेपर लिखेंगे, सैटरडे को हम लोग GS 1 एंड GS 2 लिखेंगे, एंड संडे को GS 3 एंड GS 4 लिखेंगे। कम से कम एक सेट, एटलीस्ट 1 सेट शुड बी डन इन दिस फॉर्मेट बाय यू, एटलीस्ट 1
एटलीस्ट 1 सेट आपने अपने पेपर्स का इस तरीके से करना है। एंड माई सजेशन इज टू यू ट्राई एंड डू एटलीस्ट 3। मेरा सजेशन है कि 3 बार हमें इस एक्सरसाइज से गो थ्रू हो जाना चाहिए, पर एटलीस्ट 1 बार तो हो जाना चाहिए। ऑप्टिमम लेवल है कि 3 बार आप फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे और फ्राइडे सैटरडे संडे इन टेस्ट को लिखें, तो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने जीएस के पेपर्स में। क्योंकि पेपर लिखते हुए कई बार होता ये है, पहले दिन ऐसे का पेपर अच्छा जाता है, अगले दिन जीएस 1 का भी अच्छा जाता है, पर जब जीएस 2 का पेपर आता है तो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं शरीर में थकान होने लगती है, आपको नींद आने लगती है। देन अगेन जीएस 3, क्योंकि वो सुबह होता है, अगले दिन आप 2 दिन से लगातार सुबह उठ रहे हैं जल्दी, तो अगर आपको आदत नहीं है सुबह उठने की, देन यू फील टायर्ड इन जीएस 3। और जीएस 3 में हमने देखा है मार्क्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं लोगों के, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना मेंटल टेम्परामेंट इस तरीके से डेवलप करें। और जीएस 4 होता है संडे की शाम को, जब तक आप ऑलरेडी 4 पेपर्स लिख चुके होते हो और आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि ये जल्दी से ख़त्म होए, बट उस 3 घंटे में जीएस 4 का पेपर लिखते हुए बहुत सारी टायर्डनेस आपको होती है, आपके उंगलियां दुखती हैं, आप योर बॉडी गेट्स पेन्ड बिकॉज यू आर सिटिंग एंड राइटिंग इन अ हैवी प्रेशर सिचुएशन इन लास्ट 2 डेज। तो इसलिए और फिर लोग ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर पाते अगर इस एग्ज़ाम टेम्परामेंट की प्रैक्टिस नहीं होती तो। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। फ्राइडे सैटरडे संडे एक वीकेंड आप ले लीजिए, उस पर आप एसए एंड जीएस 1 2 3 4 लिखिए, देन गेट इट इवेल्युएटेड ड्यूरिंग द वीक, देन अगेन नेक्स्ट वीक आप सिमिलर चीज़ करिए। और ऑल्सो माई सजेशन इज टू अटेम्प्ट द ऑप्शनल पेपर एज वेल। ऑप्शनल का जो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 है, अटेम्प्ट देम ऑन द सेम डे। अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट लिख रहे हैं ऑप्शनल के भी, इवन इस समय पर जब 1 महीना बचा है। यू कंप्लीट योर ऑप्शनल सिलेबस, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, एंड देन अटेम्प्ट इट ऑन 1 डे। 9 से 12 और 2:30 से 5:30 तक आप ऑप्शनल का टेस्ट कीजिए एक ही दिन पे। उस दिन आपको समझ आएगा कि आप कैसा प्रेशर महसूस करेंगे जब अगस्त 2025 में आपसे ऑप्शनल का पेपर यूपीएससी लेगी। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। अभी से प्रिपेयर करना बेटर है इस फॉर्मेट में, रादर देन वेटिंग फॉर द यूपीएससी टू टेक योर एग्जाम फ्रॉम 22 August onwards, and then when you face the challenges for the first time there, then it would be very difficult to manage, because it is a UPSC final mains exam going on, and it can make or break your chances of clearing the paper. तो ये एक सुझाव है मेरा जो आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेगा। यू शुड इंश्योर दैट यू आर डूइंग दिस वे। तो ये चीज़ हमें करनी है। और बहुत सारे लोग हैं, जब 2 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी मेंस की, 25 मई से और आज 22 जुलाई तक, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं पेपर लिखूंगा, एक बार मेरा ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं ऑप्शनल का पेपर लिखूंगा। तो देखो, सिलेबस कंप्लीट होने वाला नहीं है कभी भी। तो हमें ये समझना है कि जो हमारी लिमिटेड नॉलेज है, उस नॉलेज को हमने ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करना है। और वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको जब समझ में आएगा जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे और उसको इवैल्यूएट करवाएंगे। तो ना सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, बल्कि उसको इवैल्यूएट करवाना भी ज़रूरी है। दिस ब्रिंग्स टू अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट। You get your paper evaluated and take the feedback। और फीडबैक भी आपका एक क्रेडिबल सोर्स से होना चाहिए, रादर देन एनी रैंडम फीडबैक which can do more harm than good to you. You take a feedback from credible source। कोई आपके एक्वेंटेंसेस में अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट है, देन इट इज़ वेल एंड गुड। कोई टीचर है हु इज़
evaluating your test, that is also well and good. तो आपने अपना इवेल्युएशन जो है क्रेडिबल सोर्सेज से कराना है। मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है, बहुत बैचमेट से भी ऐसा सुना है कि जो ओपन टेस्ट होते हैं उसमें क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, सो वो बहुत रैंडम लोगों को आपके टेस्ट पेपर्स दे देते हैं चेक करने के लिए। फिर जब वो चेक होके आता है तो उस पर कुछ ऐसा सुझाव लिखा होता है जो जिससे आप एग्री नहीं करते और आपके मार्क्स भी काफ़ी कम आते हैं, एंड दैट ब्रेक्स योर कॉन्फिडेंस इन द लास्ट 2-3 वीक्स जब आपके वो ओपन टेस्ट का रिजल्ट आएगा। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो टू द पर्सन हु इज़ क्रेडिबल इनफ एंड हु इज़ इवेल्युएटिंग द पेपर इन फ्रंट ऑफ यू। वहाँ से ही आप फीडबैक लें, अदरवाइज पीछे कौन चेक कर रहा है आंसर कॉपीज़ को इन सच अ सिनेरियो व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्कलोड ऑन एवरी प्लेस वेयर दे आर टेकिंग द टेस्ट्स ऑफ द मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट्स, इट इज़ हाईली क्वेश्चनेबल कि वो चेक कहाँ करवा रहे होंगे। सो इट इज़ बेटर यू टेक अ फेस टू फेस फीडबैक फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स, क्योंकि बिना फीडबैक लिए हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, और जब तक आपको आपकी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी हाउ वुड यू इम्प्रूव। सो दैट बीइंग सेड, द इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड फीडबैक इज़ वेरी मच। और फीडबैक लेना है ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ में इम्पॉर्टेंट ये भी है कि फीडबैक कहाँ से लेना है। फीडबैक आपको किसी क्रेडिबल सोर्स से ही लेना है, किसी भी व्यक्ति से फीडबैक लेना यूज़फुल नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमारे को ओपन टेस्ट में तो बहुत कम नंबर थे, और जब मैंने परफॉर्मेंस दी अपने मेंस एग्ज़ाम में, जब मैं मेंस लिख रहा था तो मुझे उनका ओपन टेस्ट वाला फीडबैक याद आता था, और उसकी वजह से मैं अपना मेंस भी अच्छा नहीं लिख पाया। इस परेशानी से बचने के लिए मेरा सुझाव है कि आप क्रेडिबल सोर्स से ही फीडबैक लें और गलत सोर्सेज से फीडबैक ना लें। नाउ अब हमने करना क्या है, what we have to do in last 30 days, ताकि हमारे मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स आ सके मेंस एग्जाम में। और मेरा मानना ये है कि नाउ इज़ द टेस्टिंग टाइम्स। आप इन 30 दिनों को कैसे मैनेज करते हैं वो एक टेस्ट है आपका, और पेपर कैसे लिखेंगे आप लोग यूपीएससी का 22 अगस्त एंड ऑनवर्ड्स को, वो एक टेस्ट है। सबसे पहले टेस्ट है कि आप करेंगे क्या इन 30 दिनों में, जो आपको चीज़ें करनी ही करनी है। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इन लास्ट 30 डेज इज रिवाइज योर कंटेंट और रिवाइज योर नोट्स। जो भी आपने क्लास नोट्स बनाए हैं, कोचिंग के नोट्स बनाए हैं, बुक्स में से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको आपने रिवाइज करना है। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर रिविजन। प्लीज़ अवॉइड टेकिंग अप एनीथिंग न्यू दैट विल डू मोर हार्म देन गुड। तो आपने अपने नोट्स को रिवाइज करना है। एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें एक डायलॉग आता है, अक्षय कुमार की वो मूवी थी, उसमें एक डायलॉग आता है कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उन 1000 मूव्स से खतरा नहीं है जो आपने एक एक बार प्रैक्टिस की है, बट मुझे उस एक मूव से खतरा है जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस की है। सो रादर देन प्रैक्टिसिंग 1000 डिफरेंट मूव्स वन टाइम, it is always useful to practice one move 1000 times. So it is always better to revise your one set of notes many times in this 30 days. That would improve your performance. उससे आपकी performance जो है improve हो पाएगी। Next, you have to write as much as possible. Write full length tests. अब 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हाफ लेंथ टेस्ट उसका समय जा चुका है, अब आपने फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बिना वो अटेम्प्ट किए आप पेपर अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने की जिसमें 20 क्वेश्चन हो, और प्रेफरेबल है कि सुबह GS1 और दोपहर में GS2, देन अगले दिन सुबह GS3 एंड दोपहर में GS4। इस वे में आपको अपना टेस्ट लिखने हैं। एंड इवन इफ़ यू आर राइटिंग ऑप्शनल, राइट ऑप्शनल ऑन द सेम डे। GS वो अपना ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 का पेपर जो है आप एक ही दिन लिखिए, पेपर 1 पेपर 2 सुबह और दोपहर में आप लिखिए। और
एक ही दिन लिखिए पूरा का पूरा ऑप्शनल, दैट वुड बी अ चैलेंज। एंड कंप्लीटिंग द पेपर ऑन टाइम, इफ यू आर राइटिंग द 2 पेपर्स यू वुड रिकॉग्नाइज एंड यू वुड एबल टू इवेल्युएट योर सेल्फ। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक कितना बड़ा चैलेंज है एक ही दिन में पूरे के पूरे ऑप्शनल को लिखना, और कितना एक माइंड बर्डन फील करता है जब आपको पूरा ऑप्शनल का सिलेबस एक ही दिन में लिखना होता है। एंड दैट वुड प्रिपेयर योर माइंड एंड योर बॉडी टू फंक्शन बेटर इन द एग्जाम हॉल। जब यूपीएससी एग्जाम ले रहा होगा तब आपका माइंड और बॉडी बेटर फंक्शन कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इज टू इम्प्रूव द रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू ऑफ द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी लर्नड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ पढ़ा, और मैं मान रहा हूँ कि आपने बहुत कुछ पढ़ाई है 2 महीने में और उससे पहले प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में भी, अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे एग्जाम हॉल में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार GS2 में काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोग प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, मेंस में कुछ खास डिटेल में हम लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उसके कुछ करंट अफेयर्स में भी नहीं आता वो, और लिमिटेड ही उसका एक कंटेंट है। तो ऐसे में आपको रिकॉल करनी पड़ सकती हैं वो वाली बातें भी जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी, वो वाली कोई टेक्नोलॉजी पूछी जा सकती है जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी। तो इसलिए आपने अपने दिमाग को अभी से तैयार करना है कि अपनी चीज़ों की रिकॉल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। रिकॉल वैल्यू के बिना वट एवर यू रिवाइजिंग एंड वट एवर यू आर राइटिंग दैट इज़ ऑफ नो यूज़। जब तक आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर you start your day with recalling what you had studied the previous day। अब आपको सुबह आधा घंटा उठते ही 6 बजे 6:30 बजे, आप जिस भी टाइम उठ रहे हो उस टाइम आपको कोशिश करनी है हाफ एन आवर यू थिंक एंड ट्राई टू रिकॉल एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल फ्रॉम द प्रीवियस डे। दिस इज अ प्रैक्टिस दैट आई यूज टू डू एंड दैट हैज़ हेल्प्ड मी रिकॉल थिंग्स। जो आपने कल पढ़ा था वो आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है आज सुबह उठते ही। तो पहले दिन होगा आपको 2-4 चीज़ें याद आ पाएंगी, अगले दिन आपको 6-7 चीज़ें याद आ पाएंगी। ऐसे करते करते इस 1 महीने में हमें अपनी आदत डालनी है कि हमारा दिमाग रिकॉल कर पाए कि हमने पिछले दिन क्या पढ़ा था। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस विच आई वुड सजेस्ट दैट ऑल ऑफ यू शुड टेक। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट यू टू रिलैक्स योर माइंड फॉर 5-10 मिनट्स। एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे होंगे क्योंकि अब मेंस आने वाला है, और 10 से ज़्यादा घंटे भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, जैसे मैं भी किया करता था जब मुझे मेंस देना होता था। तो एंड इट इज़ वेरी नेचुरल एंड दिस वुड कम नेचुरली कि आप ऑलमोस्ट 8-10 घंटे स्टडी टेबल के ऊपर हैं या लाइब्रेरी में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे जैसे अब मेंस पास आएगा वैसे वैसे प्रेशर भी आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशंस का भी, और नेचुरली भी है प्रेशर होना, और थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट डे आने वाला है मेंस अटेम्प्ट करने का, तो एक एंग्जाइटी आना भी नेचुरल है। थोड़ी सी एंग्जाइटी एक्सेप्टेबल होती है एंड इट इज़ नीडेड फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। ऐसा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे थिंकर्स ने इस बात को डील भी किया है। बट उसके साथ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा फॉर 5 to 10 मिनट्स डू सम एक्टिविटी दैट रिलैक्सेस योर माइंड। थोड़ी सी आपने अपनी माइंड और बॉडी की रिलैक्सेशन के लिए ये एक्टिविटी करनी है एक दिन में। चाहे तो आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, मैं पर्सनली ब्रिस्क वॉकिंग करता था, और पार्क में चले जाओ आप घूमने के लिए 5-10 मिनट शाम को। दैट विल गिव अ बिट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज टू योर बॉडी एंड ऑल्सो कीप योर नर्व्स काम, बिकॉज सारे दिन पढ़ पढ़ के आप ऑलरेडी बोर हो चुके होगे शाम तक, और सोच सोच के अपने ख्याली पुलाव वो प्रेशर बिल्ड करता रहता है। सो इफ यू मूव आउटसाइड इन द पार्क यू विल लुक एट 10 डिफरेंट पीपल, यू विल थिंक 10 डिफरेंट थिंग्स। सो वो कहीं ना कहीं हमारे नर्व्स को काम करने का काम करता है, इसलिए आपने रिलैक्स करना है। कुछ दोस्त मैंने सुना है कि मेरे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते थे, वो भी आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर कंफर्ट जोन। सो आपने 5-10 मिनट के लिए रिलैक्सेशन की कोई एक्टिविटी ज़रूर लेनी पड़ेगी ताकि आपका दिमाग ऑप्टिमली फंक्शन कर सके, बिकॉज इट इज़ नाउ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू।
नेक्स्ट थिंग, फिफ्थ पॉइंट दैट वी हैव टू डू, यू विल हैव टू अवॉइड फीलिंग बर्नड आउट। क्योंकि जब हमने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा जनवरी फरवरी में, तब से हम लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं प्रीलिम्स की। जनवरी से आप लोग प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हैं और मई को आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया। उसके बाद हार्डली 5-10 डेज मिले आपको रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, फिर से आप लोगों ने मेंस की पढ़ाई शुरू कर दी। सो इट हैज़ बीन कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट 7 मंथ्स नाउ, जब आप सीरियस डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। सो इट इज़ वेरी नेचुरल टू फील बर्नड आउट। इस सिनेरियो में जब आप 6-7 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं लगातार विदाउट एनी मच ब्रेक, तो बर्नड आउट फील होना बहुत नेचुरल है, बहुत कॉमन है। और बहुत सारे लोगों को अपने यूपीएससी मेंस के दिनों में पीक हासिल करने से पहले बर्नड आउट होते हुए देखा है। मैंने पर्सनली भी अपने आसपास दोस्तों को, और जब मैं खुद मेंस दे रहा होता था तब भी। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप बर्नड आउट ना हो। आपको अपनी एनर्जीज बचाए रखनी है, आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस बचाए रखनी है। और पीक परफॉर्मेंस हमें देनी है अपनी 22 अगस्त के ऑनवर्ड्स, जब हम अपना मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे। सो यू विल हैव टू सेव योर पीक परफॉर्मेंस फॉर द मेंस। ये एक चैलेंज रहने वाला है। जो भी व्यक्ति सीरियसली पढ़ाई कर रहा होगा जनवरी फरवरी से, इट इज़ वेरी मच नेचुरल एंड ऑब्वियस टू फील बर्नड आउट, बट इसी को हमें अवॉइड करना है। और इसी के लिए ज़रूरी है रिलैक्सेशन रहना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ करना, मेडिटेशन करना। और यू कैन ऑल्सो टॉक योर हार्ट आउट। आपको अपने मन में कोई बातें नहीं बचा के रखनी है। यू आर इन दिस जर्नी एंड वी आर इन दिस टुगेदर। अगर आपको कोई और नहीं मिलता है बात करने के लिए, देन यू कैन कनेक्ट विद मी, आई एम रेडी टू लिसन टू यू। आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं to talk about the pressure of the exam and how you are feeling, how you are able to manage or you are unable to manage all these things. You should not get cornered out. आपको इस एक महीने में cornered out फील नहीं करना कि मेरे ही जीवन में सारी परेशानियां हैं, मेरा ही पेपर पूरा नहीं हो रहा, मेरे को 3 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं पेपर पूरा करने में, मेरे सारे कंटेंट तैयार नहीं है, मेरे सारे नोट्स तैयार नहीं है, उसके पास तो 2 पेजर नोट्स भी हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं तैयार हुए। तो आपने ये नेगेटिव सेल्फ टॉक में नहीं जाना, बिकॉज वंस यू गो इन दिस नेगेटिव सेल्फ टॉक, दिस इज अ डाउनवर्ड स्पाइरल। आप नीचे ही जाते जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है, डू सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स, practice yoga and meditation, find someone who you can talk your heart out, whether be it your parents, your friends, your seniors, your juniors, wherever you are, try to find somebody and avoid feeling burnt out. आपको burnt out की फीलिंग नहीं आनी चाहिए अगस्त के महीने में। ये बहुत कॉमन फीलिंग है जो बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स का एक साल बर्बाद कर सकती है और मार्क्स कम कर सकती है। सो हमें इस फीलिंग को अवॉइड करना है as much as possible. Now coming on to the final and important part of this video कि मैं क्या करता अगर मैं इस बार मेंस दे रहा होता। So what would have been my schedule? My schedule for last 30 days. मेरा कैसा शेड्यूल रहता आखिरी 30 दिनों में। जैसे 22 अगस्त को अब एसए का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बैकवर्ड प्लानिंग करता हूं अब एक महीने की, लास्ट एक महीने की, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं। सो 21 अगस्त व्हाट आई विल डू, आई विल रिवाइज माई एसए नोट्स। क्योंकि 22 अगस्त को अगर मेरा एसए का पेपर है एंड दैट पेपर हैज़ इक्वल वेटेज ऑफ 250 मार्क्स एज एनी अदर जीएस पेपर और ऑप्शनल पेपर, सो एसए के नोट्स मुझे अपने रिवाइज करने होंगे 21 तारीख को। नाउ 21 तारीख को एसए के नोट्स रिवाइज करने से पहले मैं 16 से 20 अगस्त तक 16 से 20 अगस्त, सो नाउ आई विल डील इट इन अ बैच ऑफ 5 डेज। सो रादर देन डे वाइज शेड्यूल का मैं एक बैच ऑफ 5 डेज बना दूंगा। और उस 5 डेज के टारगेट में अपने साथ रखता था
कि मुझे इन 5 दिनों में क्या करना है 16 से 20 अगस्त तक। आई वुड रिवाइज माई GS नोट्स। सो मैं GS 1 2 3 4 16 से 20 अगस्त में रिवाइज कर दूंगा। कोई GS का पेपर आपको कंफर्टेबल लगेगा तो वो आपसे जल्दी रिवाइज हो जाएगा। कोई GS का पेपर आपको लेंदी लगता होगा, किसी के नोट्स लेंदी हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। जनरली मुझे GS 1 में ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि लेंदी हैं। इसलिए GS 1 के लिए मैं लगभग 1.5 दिन और उसके ऑनवर्ड्स एक एक दिन से काम चल जाता था। सो ये आपने GS रिवाइज करना है। ये आपको फाइनल नोट्स अपने रिवाइज करने हैं GS के 16 से 20 अगस्त तक। नाउ फ्रॉम 11th टू 15th अगस्त, 11 से 15 अगस्त हम करेंगे अपना ऑप्शनल रिवाइज। जैसे हमने GS रिवाइज किया ऐसे ही हम अपना ऑप्शनल रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल रिवाइज करने का मौका आपको GS के पेपर के बाद वाले वीक में भी मिल जाएगा। 25 अगस्त के बाद से हम ऑप्शनल ही पढ़ रहे होंगे। जब हमारा 24 को GS 4 का पेपर हो जाएगा आपका, तो उसके बाद से 25 एंड ऑनवर्ड्स हमें एक वीक और मिलता है ऑप्शनल के पेपर से पहले। सो एक वो वीक और ये एक वीक 11 से 15 अगस्त वाले 5 दिन यहाँ पर मैं ऑप्शनल रिवाइज करूँगा, जैसे 16 से 20 अगस्त को मैंने GS रिवाइज किया था। सो अब मैं आ गया हूँ 10 अगस्त तक। ये आपको लास्ट के 10 डेज का एक आइडिया मोटा मोटा हमने बताया। फिर हमें अब आ जाना है फ्रॉम 5th टू 10th अगस्त, और रादर 6th टू 6 से लेते हैं क्योंकि 5 दिन 6 से बनेंगे, एंड 1st टू 5th अगस्त, देन डेफिनेटली 23rd टू 31st जुलाई, क्योंकि 22nd आज है ही। 23rd से 31st जुलाई लगभग 7-8 दिन यहाँ भी हमारे पास हैं, तो इन ब्लॉक्स को मैं डील करूँगा। नाउ जैसे मैं 11 से 15 अगस्त को ऑप्शनल रिवाइज कर रहा था, उससे पहले वाले वीक में 6 से 10 अगस्त को मैं GS नोट्स रिवाइज करूँगा, प्लस जो मैंने आंसर राइटिंग की है उसके इवैल्यूएशन में से जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करूंगा अपने फाइनल नोट्स में। ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं आपको 23 से 31 तारीख करने की चीज़ें बताऊंगा, तो आई विल टेल यू टू राइट एज मेनी टेस्ट्स एज पॉसिबल, वेदर इट बी द फुल लेंथ टेस्ट्स और बी इट द ऑप्शनल टेस्ट्स। सो हमें 23 से 31 तक कोशिश करनी है रोज 2 पेपर लिखने की, वरना एटलीस्ट एक 3 घंटे का पेपर तो आपको लिखना ही लिखना है। चाहे आप एसए का लिखिए, चाहे आप GS 1 का लिखिए, GS 2, GS 3, GS 4 का लिखिए, चाहे आप ऑप्शनल के लिखिए 1 और 2। कोशिश करनी है दोनों पेपर एक ही दिन किए जाएं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अदरवाइज एक पेपर तो आप एटलीस्ट रोज लिखेंगे, और उस पेपर के जो आपकी गलतियां रही होंगी, आपकी लर्निंग्स रही होंगी, वो हम इन दोनों वीक्स में डिवाइड करके प्रिपेयर करेंगे। 1st टू 5th मैं ऑप्शनल के वैल्यू एडिशन करूंगा, और 6th टू 10th मैं GS की वैल्यू एडिशन करूंगा। और ये वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि जो भी आप अब टेस्ट देंगे, चाहे वो ओपन टेस्ट है, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट है, चाहे वो कहीं पर भी है, चाहे वो यहाँ पर लिटमस टेस्ट है, उसके जो मॉडल आंसर्स हैं वो आपको काफ़ी एनरिच्ड कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वो आपको देना चाहिए रिलीजियसली 23 से 31 जुलाई के बीच में। फिर आपको उसके लिए डेडिकेटेड टाइम देना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करके। एक बार हो सके तो सेल्फ इवैल्यूएट, अदरवाइज किसी और से इवैल्यूएट करा दीजिए। इफ़ यू डू इट हेयर, आई एम देयर फॉर योर इवैल्यूएशन। और फिर उसमें से जो वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको मिले ऑप्शनल का और GS का, वो आपने अपने नोट्स में लिखना है। और यही नोट्स हैं जो हम लेटर ऑन 10 अगस्त के बाद रिवाइज करेंगे। ये वाले एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारा मेंस प्रिपरेशन में इंक्रीज अपने मार्क्स करने के लिए। सो अभी 23 से 31 जुलाई
राइट टेस्ट एज मच एज पॉसिबल। फुल लेंथ टेस्ट आपको एक बार लिख लेने चाहिए, एटलीस्ट एक बार लिख लेने चाहिए। माई सजेशन इज 3 times यू हैव टू राइट फुल लेंथ टेस्ट्स। 3 बार आपको ज़रूर लिखने चाहिए, जहाँ पर भी 3 बार फुल लेंथ टेस्ट। और फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है एसए फ्राइडे को, सैटरडे संडे, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड दिस साइकिल शुड हैव रिपीट 3 times। तो आप एटलीस्ट 15 टेस्ट फुल लेंथ लिख लीजिए, इंक्लूडिंग योर GS एंड एसए। सो 15 टेस्ट जब हम लिखेंगे इन दीज 7-8 days, दिस वुड इंश्योर दैट आवर प्रिपरेशन इज अप टू द मार्क। और इन टेस्ट में से जो आपने सीखना है, जो आपने चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है, वैल्यू एडिशन मटेरियल करना है, उसके लिए हमने डेडिकेटेड टाइम जो है वो लिया हुआ है 1st to 5th अगस्त एंड 6th to 10th अगस्त। तो ये हमें डेडिकेटेड टाइम है जो हम अपना टेस्ट को इवैल्यूएशन से आने के बाद टेस्ट कॉपी वो इसके में इस टाइम के दौरान अपना वैल्यू एडिशन करेंगे अपने नोट्स में। और उसके बाद 2 रिवीजन हम लोग देंगे 16 से 20 अगस्त तक GS की और 11 से 15 अगस्त तक ऑप्शनल की। ये आपकी रिवीजन रहने वाली है। फिर 21 को एसए रिवाइज करेंगे क्योंकि 22 तारीख को एसए का पेपर है, और उसके बाद आप 2 दिन में पेपर दे ही देंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन यू विल रिवाइज द ऑप्शनल इन द वीक दैट इज देयर। आपको पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करना है, पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज अप टू यू एंड दैट विल डिपेंड ऑन डिफरेंट ऑप्शनल्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशंस दैट पीपल वुड हैव। नेक्स्ट थिंग, अब जो लोग, ये तो हो गया टेंटेटिव टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया होता अगर मैं मेंस 2025 दे रहा होता तो। अब जो लोग पेपर नहीं दे रहे उनके लिए क्या है? दोज हु आर नॉट appearing in mains। Those who are not appearing in mains 2025, चाहे तो आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2027 में देना है या 28 में देना है, या फिर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया था, 1-2 नंबर से CSAT रह गया था या GS रह गया था, या आपने अभी इस बार अटेम्प्ट को स्किप किया था, उन सभी लोगों को क्या करना चाहिए? यू शुड अटेम्प्ट द पेपर्स ऑन द डे ऑफ द पेपर। जब यूपीएससी अपना मेंस ले उसी दिन आपने अपने घर पे या अपने इंस्टीट्यूट में या जहाँ से भी आप गाइडेंस ले रहे हो वहाँ पर पेपर अटेम्प्ट करना है। जैसे 22 तारीख को यूपीएससी अगर एसए लेगी तो 22 तारीख को ही आपने एसए लिख के देखना है। जब पेपर आ जाएगा पब्लिक डोमेन में 12 बजे के बाद, ऑब्वियसली उसी टाइम के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि क्या पूछा गया है, पर हमें एसए GS1, GS2, GS3, GS4 उसी दिन लिखने हैं। पेपर लिखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि पेपर हमें उसी दिन लिखना है। डे ऑफ द एग्ज़ाम पे ही हमें पेपर लिखना है। जिस दिन यूपीएससी ने पेपर लिखा है, पेपर लिया है, उसी दिन आपने पेपर लिखना है। जैसे मिर्ज़ापुर में एक डायलॉग है कि, मुझे अब वो डायलॉग याद नहीं आ पा रहा, पर मिर्ज़ापुर में एक डायलॉग है कि हमारा बेटा है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो इसी प्रकार से पेपर लिखना है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑन द सेम डे लिखना है आपने। जिस दिन यूपीएससी पेपर लेगी उसी दिन आप अपना पेपर भी लिखेंगे, सेम डे ही लिखेंगे। दैट वुड गिव यू अ रियल पिक्चर ऑफ योर प्रिपरेशन, कि आपकी प्रिपरेशन कितने पानी में है वो आपको पता चल पाएगी जब आप सेम डे पर पेपर लिखेंगे। तो इसके लिए यू कैन गेट इन टच फॉर रिप्ले ऑफ मेंस 2025। यू कैन गेट इन टच विद रिप्ले, उसमें मॉडल आंसर्स भी होंगे, इवैल्यूएशंस भी होगा। सो हमें इस यूपीएससी मेंस को 2025 को वेस्ट नहीं करना है।
क्योंकि अगर हम डिले करेंगे या हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा जब ही होगा जब जिस दिन पेपर आया है उस दिन आप भी लिख लीजिए, या तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर यूपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो, और अगर नहीं तो बाहर से लिख सकते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें मेंस लिखना ही है जब हमें पेपर क्लियर करने के लिए मेंस देना पड़ेगा। सो इट इज़ ऑलवेज right to begin early, to attempt early, to fail early, and the earlier you fail, the earlier you will get success. So the more you fail, the more closer you are to the success. So if you are not writing the mains in the exam hall this year, we make sure that next year when we are writing mains, we perform our best. और उसके लिए ज़रूरी है अभी से ही इसको सेम डे ऑफ द एग्ज़ाम पे अपने आप को अटेम्प्ट करें और evaluate करवाएं. And further, if you have any more doubts, you can reach out to the number given below and we can have a one-to-one session on the discussion on the doubts that you are facing. Thank you so much for friends. Thank you so much friends for attending the session, and please take care of your health. With each passing day we are coming closer to the mains. अब आप अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है और लिखना भी इम्पॉर्टेंट है. Please start writing. Please write full length tests and get them evaluated. Thank you so much friends. Thank you for attending the session.